So, hello everyone. We are here with our new lecture on electrochemistry, an important lecture. Last lecture we have discussed about lead storage cell. क्या था हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? सेकेंडरी स्टोरेज सेल। आपको याद होगा कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो कॉमर्शियल सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने ड्राई सेल और मर्करी सेल देखा था। अब सेकेंडरी सेल में हमने देखा था लीड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। हमने डिस्कस किया था उसके एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके डायग्राम्स, उस पर क्वेश्चंस क्या आते, कहाँ आते, कैसे आते हैं। फिर हमने देखा था एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कैडमियम सेल जो कि सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप जिस फ़ोन से अपनी ये लेक्चर देख रहे हैं उसके फ़ोन के बैटरी भी निकल कैडमियम से भरी हुई है। आप जो ट्रिमर यूज़ करते हैं उसकी भी बैटरी निकल कैडमियम से ही बनी हुई है। आपके पापा पुराने ज़माने में जो जो कैमराज यूज़ करते थे उन कैमराज की जो बैटरीज होती है, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, वो भी निकल कैडमियम से ही बनी होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में चाहे वो जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो, उसके सिलेबस में निकल कैडमियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल्स के बारे में और कोरोजन के बारे में। फ्यूल सेल्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि एज द नेम सजेस्ट फ्यूल सेल्स, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो फ्यूल के मदद से कैरी आउट होंगे। ये क्या होता है, फ्यूल सेल्स के इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है इको फ्रेंडली होती है बहुत ज़्यादा। और हम जानते हैं हमारे डेली के इस बढ़ते पॉल्यूशन के टाइम पे फ्यूल सेल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है ज़्यादा क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली चीज़ें अभी हमें बहुत पसंद भी है और हमें उसे यूज़ करने का सजेशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारा पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉल्यूशन। जी नहीं, हमारा टॉपिक तो फ्यूल सेल ही है, पॉल्यूशन तो बस उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। In these cells, fuels are burned and energy is used to run turbines. There are various types of fuel cells. One of this is hydrogen oxygen fuel cell. ठीक है, तो एक्चुअली फ्यूल सेल्स में होता क्या है, आप जैसे कि जानते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन्स जो होते हैं जनरली, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पेट्रोल या फिर डीजल्स होते हैं वो बर्न होते हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने के कारण उसमें एक टरबाइन टाइप का समथिंग होता है, जो मोटर टाइप का होता है। तो वो क्या होता है, रोटेट करना चालू हो जाता है। वो रोटेट करता है तो वो व्हील से हमारे कनेक्टेड होता है, जिसके कारण हमारी जो बाइक्स है, कार्स है, जो ऑटोमोबाइल्स है, उनकी भी जो व्हील्स है वो रोटेट करना चालू हो जाती है एज अलॉन्ग विद द मोटर और जनरेटर। ठीक है, तो वही फ्यूल सेल भी काम करता है। फ्यूल सेल क्या करता है, बस वहाँ पे पेट्रोल और डीजल को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पेट्रोल डीजल को फ्यूल यूज़ नहीं करते। इधर हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारे आसपास बहुत भरपूर मात्रा में है, हाइड्रोजन भी कुछ मात्रा में तो है ही। यानी कि हमें पेट्रोल और डीजल जैसे जो चीज़ें जो पॉल्यूशन फैलाती है उनकी ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है। हमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स को एज फ्यूल्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उससे हम एनर्जी रिलीज़ कर पा रहे हैं और उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज्ड इन अपोलो मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने कुछ साल पहले अपोलो मिशन लॉन्च किया था। अपोलो मिशन में क्या था वो हमारा टॉपिक नहीं है। अपोलो मिशन में वैसे मून के सरफेस पे पहली बार जाके उसका परीक्षण करना था, उस पर जाना था। फर्स्ट मैन ऑन द मून जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है, फिर एडविन एल्ड्रिन जो सेकंड मैन ऑन द मून था। ठीक है, तो जो सबसे पहला आदमी गया था उस मिशन का जो नाम था वो अपोलो मिशन था। इनफैक्ट उसमें आपको पता ही है कि भाई इंसान चाहे कहीं पर भी चल जाए, चांद में चल जाए, सूरज में चल जाए, प्यास तो उसे लगती ही है। प्यास लगेगी तो पानी की ज़रूरत होगी। तो उस पानी की सेटिस्फैक्शन और उस जो रॉकेट है, रॉकेट के फ्यूल की सेटिस्फैक्शन के लिए कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड वॉज अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एस्ट्रोनॉट्स। हम आगे अभी रिएक्शंस के जरिए पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन होती है फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, उसमें वाटर वेपर का प्रोडक्शन होता है। तो वो जो वाटर वेपर का प्रोडक्शन हो रहा है उसे अगर हम कंडेंसेशन के जरिए वाटर बना दे, वाटर वेपर से वाटर लिक्विड बना दे, तो उसे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कॉन्क एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो ये क्या कहना चाह रहा है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा ये जो हमारे पास डायग्राम है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का है। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्यूल सेल है, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कैनल्स ओपन है, दो
प्लेसेस ओपन है, यहाँ से इन जो कैनल्स है, ये जो स्पेसेस है, वहाँ से हम क्या करेंगे, पाइप्स या किसी चीज़ों के ज़रिए हम इसमें ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन का इनपुट करेंगे। और आपको जो ये यहाँ पे बीच में स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे लेयरिंग होता है। लेयरिंग क्या चीज़ का, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स का। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स का यहाँ पे क्या होता है, लेयरिंग होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। क्यों भाई, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते जाएंगे, क्योंकि भाई हमें वाटर भी कंटिन्यूसली चाहिए और एनर्जी भी रॉकेट को उड़ाने के लिए चाहिए ही। तो हमें क्या करना होगा, कंटिन्यूसली यहाँ पे फुल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी। अगर हम फुल प्रेशर के साथ इन्हें एंटर करने दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास लेयरिंग हम कर रहे हैं, कार्बन की जो इलेक्ट्रोड्स हम लगा रहे हैं उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई प्रेशर के कारण वो टूटने का चांसेस होता है। वो पोरस इसलिए होता है ताकि उसमें से अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ है तो वो फिल्टर आउट हो जाए और इसकी जो प्रेशर है वो थोड़ी सी कम हो सके एज इन रिक्वायर्ड अमाउंट। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ रिएक्शंस होती है। चलिए देखते हैं उन रिएक्शंस को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड और कैथोडिक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैथोड में हम जानते हैं हमेशा रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर लिक्विड क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम थोड़ी सी वाटर ले रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन हमारे पास 4 वाटर का हो रहा है। आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि हमें, अगर आप जानते हैं कि हमें इसमें से क्या मिलेगा, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से ऐसे वाटर वेपर्स मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में तो हमें पहले से ही एज ए रिएक्टेंट वाटर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो हमारे पास अगर हमें वाटर मिल भी जाए तो क्या फ़ायदा हो गया उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई फ़ायदा है, फ़ायदा कहाँ है, आप देख सकते हैं कि हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले रहे हैं और फाइनली जो हमारे पास वाटर मिलेगा वो 4 मोल्स मिलेंगे। 2 मोल्स हमने लिया वाटर का और हमें 4 मोल्स ऑफ H2O मिल रहा है, यानी कि जितना वाटर हम इसमें डालेंगे उसका डबल अमाउंट ऑफ वाटर हमें फाइनली एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या हुआ, हमने जितना अमाउंट ऑफ वाटर दिया था वो तो मिल गया, साथ में एक्स्ट्रा वाटर भी मिला। तो फाइनली जो नेट कंजप्शन ऑफ वाटर है वो 0 है, बल्कि प्रोडक्शन ऑफ वाटर है 2 मोल्स का, ठीक है। तो कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो कंज्यूम कर रहा है और बना रहा है 4OH माइनस। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। भाई हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे, तो हाइड्रोजन गैस एनोड पे होते हैं और ये 4 मोल्स ऑफ OH माइनस के साथ रिएक्शन करके 4 मोल्स ऑफ वाटर देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम जानते हैं कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। आपको मैंने इतनी बार बता चुका है अभी तक, हर एक रिएक्शन में बताता हूँ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन ही होता है हमेशा, चाहे किसी भी तरह का सेल हो। तो आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं उसके कुछ अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थर्मल प्लांट्स आर 40% एफिशिएंट बट दिस इज 70%। आपको पता ही है कि आपके जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, आपके घर में जो बिजली आ रही है जिससे आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट्स है, उन पावर प्लांट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो 40% की होती है। इसका मतलब अगर हम वहाँ पे एज अ फ्यूल्स अगर यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो कितनी परसेंट एफिशिएंट होती है, 40% ही होती है। मतलब कि हमारे पास जो फाइनल आउटपुट मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फाइनली 10 जूल ऑफ आउटपुट हमें मिलना चाहिए तो वहाँ पे 40% ही मिलता है, इसका मतलब सिर्फ 4 जूल ही मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, तो अगर हमें 10 जूल मिलना चाहिए तो हमें 7 जूल मिलता है, 3 जूल्स कम ही मिलते हैं। और यहाँ पे कितने जूल्स कम मिलते हैं, 6 जूल्स कम मिलते हैं। तो इसका जो लॉस है वो 50% रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कितना काम का है। एक तो इको फ्रेंडली भी है भाई, एस्ट्रोनॉट्स के काम भी आता है, पानी भी देता है, इनफैक्ट वो ज़्यादा एफिशिएंट भी है। तो इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ज़रा से भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट रह गया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी समझ आता है कमेंट सेक्शन में तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब भाई हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। हाँ, जैसे कि आपके दिमाग में कभी कभी जंग लग जाता है, उस जंग की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आयरन में जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगते हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो वैसे हमने जो अभी फ्यूल सेल की टॉपिक पढ़ी उसमें अब आप पूछोगे कि यार क्वेश्चन क्या आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई क्वेश्चन सबसे पहले बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, जनरली मतलब चांसेस उनके कम होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में आने के। और सेकेंडरी बात आ रहा जेई और नीट में, तो उसमें भी रेयरली क्वेश्चंस आए हैं।
और एडवांस लेवल में क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। बट स्टिल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आज के टाइम पे धीरे धीरे करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पॉल्यूशन लेवल हमारा बढ़ रहा है। आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि हमारा जो जेई और नीट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो टॉपिक्स यूज़ करते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, उनमें जो वैल्यूज़ एडिशन होता है, मतलब जैसे कि आप पैराग्राफ क्वेश्चंस कभी कभी देखते हैं, उसमें आपको किसी एक अलग टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे नीचे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स वो उठाते हैं ना, वो जनरली आज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4-5 साल बैक की, तो उस समय पॉल्यूशन का एक बहुत ही मेजर कंसर्न था, मतलब पॉल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक मामला बन चुका था, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका था, ठीक है, सेंसेशन में आ चुका था वो बहुत ज़्यादा। इसलिए जेई के जो क्वेश्चंस होते थे उनमें पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा जिक्र रहता था। क्वेश्चंस जो थे पॉल्यूशन बेस्ड होते थे, पॉल्यूशंस के ऊपर, उनके सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होते थे। तो इसी तरह आज भी जो हमारा है वो चांसेस इसलिए धीरे धीरे करके फ्यूल सेल्स का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी चांसेस है कि उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर बात करें अब कोरोजन की, तो कोरोजन आप समझ ही चुके हैं, जंग लगना होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी कुछ सेल का रिएक्शन होता है। अब आप बोलोगे यार हम जो जनरली देखते हैं हमारे आसपास लोहे लकड़ फेंके हुए रहते हैं, उनमें तो जंग लगता है, यानी रस्टिंग हो रहा है, यानी कोरोजन हो रहा है। तो भाई वहाँ पे तो हमने कोई फ्यूल सेल लगाया ही नहीं, तो उसमें ए नॉट वैल्यू कहाँ से आ गया, उसका एनोड और कैथोड रिएक्शन कैसे हो गया भाई, क्योंकि हम तो घर में एनोड भी नहीं रखते, कैथोड भी नहीं रखते, और बारिश की पानी तो ऐसे ही हमारे घर के चीज़ों को जंग लगा के जो बाहर में रहती है उन्हें जंग लगा देती है। कांटी हो गई, बहुत सारे आयरन नेल्स हो गए, उनमें जंग लग जाता है, जबकि हमने तो वहाँ पे एनोड कैथोड लगाया ही नहीं। तो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खोलना होगा अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ब्लू है ये वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और ये जो ब्लैक है ये आयरन सरफेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड नहीं है, एनोड कैथोड अलग से नहीं है, इनफैक्ट कॉम्बाइंड है। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट पे नहीं है, उसका एक स्फेरिकल पार्ट कांटेक्ट है, सर्कुलर कांटेक्ट है। इसका मतलब बहुत अच्छा खासा एरिया वो कांटेक्ट में है आयरन के, ठीक है। अच्छा खासा अगर आयरन के कांटेक्ट में है तो क्या होता है, इसका जो कुछ पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल इसका जो राइट साइड के कुछ पार्ट है वो मान लीजिए एनोड का काम कर लिए, और इसके जो लेफ्ट साइड के कुछ पार्ट्स है वो एज ए कैथोड यूज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि इसके जो ये पार्ट है वो हो सकता है कैथोड की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, और हो सकता है ये वाला पार्ट जो है एनोड की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं है ना हमारे पास कि हमारे पास हमेशा आयरन या कार्बन के रॉड्स होंगे जो इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो कुछ एरिया है वही हमारे पास एज ए कॉन्टैक्ट फॉर एज इलेक्ट्रोड काम यहाँ पे कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन जो आयरन 2+ में चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ आयरन ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे, तो Fe2+ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो, और O2 ऑक्सीजन कहाँ से है, ऑक्सीजन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सम अमाउंट ऑफ H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। O2 2 बार लिखा गया गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे H+ भी आ रहा है। अब यार H+ कहाँ से आ गया, एसिडिक मीडियम हमारे पास तो रहता नहीं है। देखिए H+ कहाँ से आया कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में वाटर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो क्या होता है H2O और CO2, अब देख सकते हैं इस पॉइंट में H2O और CO2 मिल के क्या बनाते हैं H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड ये बन रहा है, तो माना जाता है कि ये कुछ अमाउंट में कार्बोनिक एसिड यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अपने आप ही बन जाता है, जिससे हमारे पास H+ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो कैथोड में क्या होता है, फिर रिएक्शन के बाद Fe2O3 और H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है। जी हाँ, आपके घर के बाहर जो आयरन नेल्स है जिस पे जंग लग रहा है उस पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो Fe2O3 आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बारिश हो रही है तो बहुत सारा पानी भी होगा, तो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ये ले सकता है, कितना भी स्टोइचियोमेट्री में, और ये Fe2O3.xH2O बना देता है। यहाँ पे जो H2O है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन के रूप में प्रेजेंट है, जो आपने अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। H+ here comes from H2CO3 by H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, और H2O जो एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में दोनों कॉम्बाइन होकर बनते हैं। कोरोजन इज अ नेचुरल फेनोमेना विच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट इट।
कोरोजन जो है हम जानते हैं कि जंग लगना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो आज के ज़माने में पार्ट्स है, बहुत सारे जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं, वो यूजुअली कभी ना कभी गलती से वाटर के कांटेक्ट में आ ही जाते हैं। और O2 यानी ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है ही। तो भाई हमारे पास O2 भी है, H2O भी है, तो उसके कारण क्या होता है, रस्टिंग चालू हो जाता है, जंग लगना चालू हो जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से के लिए, यानी कि मशीन्स में जंग लगने से, कोरोजन होने से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेजर स्टेप्स करने ही होते हैं, ठीक है। वी नो दैट द रिएक्शन नीड्स ऑक्सीजन एंड H2O विच कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इफ़ वी प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम एटमॉस्फेयर देन वी प्रिवेंट कोरोजन। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि रिएक्शन होने के लिए, यानी रस्टिंग होने के लिए O2 और H2O एटमॉस्फेयर से जो उसे मिलता है वो उसके कारण रस्टिंग होती है। अगर हम इसे प्रिवेंट कर दे कांटेक्ट में आने से, यानी कि अगर हम आयरन को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट कर दे, तो हम क्या करेंगे, कोरोजन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कोरोजन रोक सकते हैं। तो यानी हम समझ चुके हैं कि हमें रस्टिंग रोकनी है, तो हमें क्या करना होगा, कांटेक्ट में आने से आयरन को रोकना पड़ेगा। तो वेरियस मेथड्स अगर हम अप्लाई कर ले जिससे हम आयरन को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोक ले, तो हम रस्टिंग को भी रोक पाएंगे। तो वो क्या क्या मेथड्स हैं, बाई अप्लाइंग पेंट्स, ऑयल एटसेट्रा। आप जानते हैं कि ऑयल और वाटर जो है सस्पेंशन बनाता है, यानी एक दूसरे में वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। तो डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए अगर हम क्या करें, आयरन में ऊपर से ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, तो उसके कारण क्या होगा, वाटर जो है ऑयल को पेनिट्रेट करके आयरन तक नहीं पहुंच पाएगा। आयरन तक अगर नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब वहाँ पे जो कांटेक्ट है वाटर और आयरन का, एटमॉस्फेयर और वाटर का, वो कट ऑफ हो जाएगा। अगर आयरन का एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब O2 और H2O से मिल नहीं रहा है, तो रस्टिंग भी नहीं होगा। अगर हम आयरन में पेंट कर दें, यानी आप अगर अपने आयरन नेल्स को पेंट कर दें, तो क्या होगा, पेंट जो है एटमॉस्फेयर और आयरन नेल्स के बीच में आ जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से उसका जो कनेक्शन है वो काट देगा। यानी कि बीच में आ जाने के कारण उन दोनों का जो कांटेक्ट है वो नहीं हो पाएगा, तो O2 H2O नहीं मिलेगा, जिसके कारण रस्टिंग भी नहीं होगा। By layering the iron material by more reactive elements like iron, that like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, this is called galvanization। भाई galvanization एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम रस्टिंग या कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे, अब आप जानते हैं, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारे पास थी, उसमें क्या क्या था, KNaCl, Mg, Al, Zn, Fe, ठीक है। इसके बाद Zn के बाद Fe आता था, यानी कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव ये सारे एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर हम आयरन को इनमें से किसी एक के साथ लेयरिंग कर दें, इनमें से किसी एक का लेयरिंग कर दें आयरन के ऊपर, तो क्या होगा, जब वाटर जब या फिर एटमॉस्फेयर जब इनके कांटेक्ट में आएगा, तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो आयरन से रिएक्ट कर जाए या तो इनसे रिएक्ट कर जाए। अब हम जानते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन, तो इसलिए क्या होगा, इनका बलि चढ़ जाएगा। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो O2 और H2O है वो इससे रिएक्ट कर जाएंगे आयरन से रिएक्ट करने के बजाय, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आयरन का रस्टिंग प्रिवेंट हो गया, और वही तो हमारा मकसद था। मैं आपको फिर से बता दूं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी अगर हम लेयरिंग कर दें आयरन के ऊपर, तो जब एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये एलिमेंट्स, तो ये पहले रिएक्ट कर जाते हैं आयरन से, तो जिसके कारण क्या होता है, आयरन रस्टिंग से बच जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड विथ प्रायोस पोटेंशियल।